गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एच विद फरिया इदरीस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात की मुलाकातों को आखिरकार बहाल करने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि अब आप मीडिया टॉक वहाँ पे नहीं करेंगे। बच्चों से मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को आप एक एप्लीकेशन दे दें। आज जो कहा गया है वो हम देख लेते हैं। अदालत ने ये हुक्म दिया कि बानी पीटीआई से वही लोग मुलाकात कर सकेंगे जिनके नाम सलमान अकरम राजा देंगे। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक जो दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच में समाअत हुई, इसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास ने दलाइल में कहा कि मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातें कराने का तय है। हम जेल हुकाम को दरख्वास्त दे रहे हैं। 20 मार्च को भी हमारी SOPs के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि छोटी सी बात है, इंट्रा कोर्ट अपील में ये मामला तय हो चुका है। वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि दिसंबर तक उनकी मुलाकात हफ्ते में 2 दिन करवाई जा रही थी। जनवरी से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। बानी पीटीआई का जेल में सजा याफ्ता होने के बाद स्टेटस तब्दील हो चुका है। वकील नवीद मलिक ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने 2 दिन के बजाय मंगल को ही 2 मुलाकातें करा दी थी। जब मीटिंग कराते हैं तो ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं और सियासी बयानबाजी करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकात कराने के बजाय 1 दिन में 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि शायद मुझे ये अब वकील रखना पसंद नहीं करेंगे। अपील में ये सब बातें तय हुई थी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा कोऑर्डिनेटर है, हम उन्हीं को सुनेंगे। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवा दी जाए। जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। इनसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक बंद कर दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ क्या जो एक सियासी मंजरनामा है उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं कि अगर हुकूमत कोई पेशरफ्त करे और बानी पीटीआई क्या रेडी होंगे फिर सिक्योरिटी मामलात पर या नेशनल मामलात पर बाकी लोगों के साथ बैठने के लिए? इस पर सलमान अकरम राजा ने क्या कहा है, ज़रा देखिए। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई मुमकिन हो सकती है राना सनाउल्लाह ने कहा। क्यों ना हो, बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं कि आप उनको शामिल कीजिए। कोई भी कौमी डायलॉग पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी लीडर के बगैर नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को मौजूद होना चाहिए। उनकी राय जो है उस पर पाकिस्तान की आवाम को एतमाद है। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, रियासत और अवाम के दरमियान जो खलीज हाइल की गई है उसको ख़त्म करना है, तो आपको इमरान खान को इस तमाम अमल में शामिल करना होगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं। जबकि राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि बानी पीटीआई अगर 9 मई पे माफ़ी मांग ले तो मामलात आगे चल सकते हैं। उनको भी देखिए। इस बात को सलमान अकरम राजा ने रिजेक्ट कर दिया है। उनको भी देखिए। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज इम्कान करते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही है। देखिए, बड़ी तहरीक का लफ्ज़ जो है अपने अंदर बहुत सारे मानी रखता है। हम फैसला मुशावरत से करेंगे। हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है। JUI से, दीगर जमातों से, सिंध की जो जमातें हैं, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ा हमागीर कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा होगा, जिसका मकसद इस मुल्क में आइन की बहाली, इंसानी हुकूक की बहाली और मैं बार बार कहता हूँ शराफत की बहाली हो। जबकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि अगर फिलहाल इस मामले से आप दस्तबरदार हो जाएं तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। ऑपोजिशन को दिल बड़ा कर लेना चाहिए। उन्हें भी देखिए। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि एक आप लोगों की ग्रीवेंस है, ये रनिंग ग्रीवेंस है, मुलाकात के मामले को अगर एक तरफ रख के बाकी मामलात ठीक कर लें या खान साहब को रहा किया जाए, उनको मुलाकात करवाई जाए बाहर आकर बाकी लोगों के साथ, इज दैट समथिंग कि आप उस पर गौर कर सकते हैं? नहीं, मैं आपका सवाल समझा ही नहीं हूँ। ये कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि फिलहाल अगर अपोजिशन खान साहब की रिहाई के मामले को बैक बर्नर पे डाल दे और बाकी मामलात पे बातचीत करे हुकूमत से। हम क्यों खान साहब की रिहाई के मामले को बैक बर्नर के ऊपर डालें? हमारा प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो खान साहब को बाहर निकालना है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। उनको गैर आईनी और गैर कानूनी सजाएं दी गई हुई हैं और एक तो उनको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 595 डेज, 600 डेज जो है वो 695 डेज आई थिंक ही इज इन द प्रिजन। बिल्कुल कोई कसूर उनका नहीं है, कोई जुर्म उनका नहीं है और फिर हम उसको बैक बर्नर के ऊपर डाल दीजिए। क्यों?
सो आप ये कह रहे हैं कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, लॉजिक समझ नहीं आई जी, जब तक बाहर नहीं आते उस वक्त तक आप अपोजिशन अलायंस के साथ कोई और मामला भी तो डिस्कस कर सकते हैं, वो नहीं होंगे। हम कर रहे हैं ऑपोजिशन अलायंस के साथ, हम कर रहे हैं मामलात, हमारे मामलात उनके साथ डेली बेसिस के ऊपर आगे जा रहे हैं। वो क्यों, ये क्या, कौन, मुझे नहीं पता कि ये क्यों कहा जा रहा है कि जी हम उनके साथ मामलात आगे नहीं बढ़ा रहे। जहां हम खान साहब की रिहाई जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो ऑब्जेक्टिव वो मानते हैं, इसके साथ साथ हम ऑपोजिशन के साथ मामलात जो है वो तय कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी जमातें जो हैं वो उसमें शरीक हो चुकी हुई हैं, और भी एक दो जमातें रहती हैं, उनको भी हम तरगीब दे रहे हैं, उनको भी कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी उसमें शामिल हो जाएं। तो ये तमाम मामलात जो हैं वो सिमल्टेनियसली आगे बढ़ रहे हैं। राइट, आपने कहा कि हम अपोजिशन के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि ईद के बाद मौलाना फजल रहमान आप लोगों के साथ आ जाएंगे, और अगर आते हैं तो फिर क्या गारंटीज आप उनको देंगे? क्योंकि एक खबर ये आई कि शायद उनको ये कहा जाएगा कि आप अगर जब मौका मिला तो फिर आपको सदर बना देंगे हम। देखिए, ये बात जो है रोज शाम को मैं टीवी के ऊपर जब बैठता हूँ तो ये सवाल जो है वो मैं पिछले पता नहीं कितने हफ्तों से इसका जवाब देने की कोशिश तो आप बता देना, आप कह देना कि हम बना देंगे सदर, ताकि जवाब मिल जाए। हाजमा जो है वो खराब है, जब तक ये सवाल ना पूछे तो उनका हाजमा खराब रहता है। और भाई हम सबके साथ भी बात कर रहे हैं और मामलात जूं आगे बढ़ेंगे लोगों के साथ आपको पता चलता जाएगा। कोई, हर जो पार्टी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होती, याद रखिए ये। हम तमाम पार्टीज के साथ कोशिश कर रहे हैं कि मामलात बढ़े, इंक्लूडिंग मौलाना साहब। खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में, हम कर रहे हैं। लेकिन जब एक आप कोalition बना रहे होते हैं तो फिर तमाम लोगों को गिव एंड टेक करना पड़ता है। मौलाना साहब को भी गिव एंड टेक करना पड़ेगा। उनकी जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो हम एड्रेस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हो जाएगा। मीटिंग्स उनके साथ और होंगी और ये मामलात, मुझे काफ़ी यकीन है कि ये मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। अब ये सवाल पूछना छोड़ दें खुदा के वास्ते। अब ये तो ना करें आप लोग तो कहते हैं कि हम मीडिया की आवाज़ के लिए साथ खड़े हुए हैं, ऑपोजिशन में हैं, और आप मुझे कह रहे हैं सवाल ये ना पूछो, मेरी मर्जी का पूछो। यही सवाल लिखा होता है जी, ये बताइए हो। लेकिन सवाल पूछना मेरा इस्तेकाक है, ना जवाब देना वो आपका इस्तेकाक है। बट ये तो ना कहें कि ये वाला पूछो वो वाला। ये पीटीआई तो अभी कह रही थी कि हम साथ खड़े हैं मीडिया के। आप इसके जवाब लिख चुके, वही जवाब आपके पास आता है जो मेरे से आता है, बाकियों से भी वही आता है। बस इस उम्मीद में कि शायद आप कुछ और कह दें। कभी कह भी सकते हैं, यू टर्न में तो मास्टर है पीटीआई, कभी भी कोई और जवाब भी आ सकता है। बिल्कुल नहीं, एक सब्सटेंटिव वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप पॉलिसी बदलते हैं, बदलनी पड़ती है। हालात आपके हमेशा आपकी गिरफ्त में नहीं होते, हालात चेंज होते रहते हैं। आपको अपनी अप्रोच उन हालात के चेंज होने के साथ साथ चेंज करनी पड़ती है। आप उसको यू टर्न कहें, वो आपकी मर्जी। ठीक, अब अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की, उनमें ऑब्वियसली एक हॉक जो आपकी पार्टी में है वो अली अमीन गंडापुर है जी। बैक टू स्क्वायर वन अली अमीन गंडापुर का क्वेश्चन है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना फजल रहमान के अलायंस के हवाले से, मैंने सुना कि ये इशू था, ये अब आपको खबर दे रही हूँ, जिसमें खान साहब ने ये बात कह दी है कि अली अमीन गंडापुर साहब उसके अंदर शायद मेन फ्रंट पे ना हो इस अलायंस में। इज दैट ट्रू? स्पेकुलेशन है आपकी, इंतहाई स्पेकुलेशन है। मीडिया आजकल स्पेकुलेशन पे चल रहा है। अच्छा, फिर आप लोग अगर हुकूमत में आए तो क्या करेंगे आप मीडिया के साथ? आप उनकी जुबान के उसको सवाल बना के पूछना शुरू कर देती हैं। बीबी, इस स्पेकुलेशन में कोई हकीकत नहीं होती। सब्सटेंटिव गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ था आपकी अदालत में। सब्सटेंटिव गुफ्तगू। आपके ख्यालात सुन के मेरे दिल चाह रहा है जानने को कि रऊफ साहब, अगर आप पॉलिसी बनाएं, लेट्स से इफ यू इन गवर्नमेंट, तो क्या करेंगे फिर आप मीडिया के साथ? किसके साथ? मीडिया को पूरी आजादी होगी, कुल्लियतन आजादी होगी। ओके, आप ये नहीं करेंगे जो आप पिछली दफा किया था? मीडिया, देखिए ये पिलर्स हैं रियासत के। एक तो 3 एस्टैब्लिश्ड पिलर्स हैं जो कि आपका आईन कहता है, आपका पार्लियामेंट, आपकी अदलिया और आपका जो एग्जीक्यूटिव है। जो मीडिया का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक आप मीडिया के आजाद नहीं करेंगे रियासती कर्ब्स से, उस वक्त तक मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर सकता। लेकिन मीडिया के साथ भी मुझे गिला करने दीजिए कि इस सफोकेशन के जमाने में जब जुबान बंदी है, मीडिया का जो किरदार है वो कोई इतने ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। मीडिया को भी रेसिस्ट करना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मैं मानता हूं सख्तियां हैं, मैं मानता हूं कर्ब्स हैं, मैं मानता हूं जुबानबंदी है, लेकिन फिर ऐसे मौकों के ऊपर तो आपको चाहिए ना कि जुर्रत और हिम्मत की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में चल रहा है, जो आपका मौकफ होता है वो हम चलाते हैं। आई डोंट नो, इसके अलावा फिर क्या करें मीडिया?
थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये तो ड्यूटी है ना, वी हैव टू डू दैट, बट ओके लेट्स मूव ऑन। ये जो मुलाकातों पे पाबंदी हटी है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन सलमान अकरम राजा पे एक ज़बरदस्त किस्म की तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, दीगर जगह पे, इसीलिए उनको कहना पड़ा कि साजिशी अनासर मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। ये क्यों तनकीद हो रही है इतनी ज़्यादा? मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि जो ये आप फरमा रही हैं कि ये जो आज मीटिंग्स के ऊपर हमारी मीटिंग्स होंगी, ये देखने वाली बात है कि मीटिंग्स होती हैं कि नहीं। अदालतें तो पहले भी कहती रही हैं बीबी कि मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारी 23-24 हफ्तों से मीटिंग नहीं हुई है। अब ये इस अदालत का भी हुक्म आया है, हम देखना चाहेंगे कि मीटिंग होती है कि नहीं होती। तो फिर क्या ये अंडरटेकिंग देनी चाहिए थी कि हम वहाँ पर नहीं सियासी बात करेंगे? देखिए, मैं अगर होता वहां तो शायद मैं कुछ और करता, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है, चलिए उन्होंने एक हुक्मनामा सादर किया है, अब हुक्मनामे के मुताबिक देखते हैं कि मीटिंग होती है कि नहीं होती। एंड देन अदालत का ये कह देना कि सलमान अकरम राजा ही डिसाइड करेंगे, इजंट दिस अनयूजुअल कि एक बंदे को फुल पावर मिल गई है कि कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं? मुझे नहीं पता कि क्या किस तरीके से प्रोसीडिंग्स में, मैं वहां मौजूद नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि प्रोसीडिंग्स कैसे आगे बढ़ी हैं, क्या उनका नाम दिया गया, किसने नाम दिया, अदालत ने जो फैसला किया है। मैं जब तक मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन ना हो तो मैं यूजुअली रेजिस्ट करता हूं कमेंट करने के ऊपर। राइट, बट इससे पहले अभी कौन मुलाकातों का डिसाइड करा था इस वक्त? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब थे, लेकिन कुछ और लोग भी थे जो कि इसमें शामिल हुए थे। मेरा ख्याल उसकी वजह से भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। चलिए, अब क्लैरिटी आ गई है, जो भी है वो क्लैरिटी के मुताबिक। अब मैं तो चाहूंगा कि देखूं अब कि जी क्या अदालत के हुक्म की तामील होती है कि नहीं होती है। दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट, इंटरेस्टिंग। आपकी मुलाकात तो काफी अरसा हो गया नहीं हुई है? जी, काफी देर हो गई है जी। अब कोशिश करेंगे जी कि मेरा भी नाम जाएगा तो मेरा नाम भी आई होप के अप्रूव हो जाएगा मुलाकात के लिए। ओके, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड अब ये राजा साहब का ही प्रेरोगेटिव है। मैंने अभी देखिए पूरी पढ़ी नहीं है, उसकी जो अदालत की जो जजमेंट आई है मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। अभी मैं सुनी सुनाई बात जो है इसके ऊपर, एक बंदे का प्रेरोगेटिव है, इससे पहले 2 बंदों का प्रेरोगेटिव था, गौर साहब का और सलमान अकरम राजा साहब का। अब अगर एक का हो गया तो ठीक है, जो कुछ भी हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुलाकात होनी चाहिए। अब देखेंगे कि मुलाकात होती है कि नहीं होती। राइट, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, और उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, ISP ने कहा कि 9 मई पे एक दफा अपोलोजाइज कर लें, मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। इजंट दिस अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप इस लेट्स मूव ऑन? ये 2,37,536वीं दफा ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर रहे हैं, और 2,37,536 दफा आप हमारा सवाल जवाब सुन चुकी हुई हैं। हमारा जवाब ये है इन सिंपल वर्ड्स कि हम इसके ऊपर शदीद अल्फाज में इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर चुके हुए हैं। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर शदीद अल्फाज में अफसोस का इजहार किया था। हमारे तमाम लीडरान जो है वो अफसोस का इजहार कर चुके हुए हैं। उसके साथ साथ हमारी मुअद्दबाना सबमिशन थी कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की जड़ तक पहुंचे, पूरी तहकीकात करे कि कौन लोग थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, क्यों ये हुआ, और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़े जाएगा। जब तक वो हमारी डिमांड पूरी नहीं होती उस वक्त तक हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस ही नहीं है। अब CCTV फुटेजेस मौजूद नहीं है और कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर कहेंगे जी पर्सन ए रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी उस वक्त तक आप ये कह नहीं सकते कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जब ये रिपोर्ट सामने आएगी उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी अपना फैसला करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़े। रऊफ हसन साहब, 9 मई से अब तक PTI बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी है, आपके बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। हेलो, एक सेकंड जी, ये जो राना सना साहब जो रोज स्टेटमेंट देती है, जरा उनसे पूछिएगा कि तकरीबन 1 साल पहले मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था, और उस कातलाना हमले जिन्होंने किए थे उनकी CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। तो राना साहब से मेरी बहुत दबाना रिक्वेस्ट है कि ज़रा उसके ऊपर भी प्रोसीड करें, आगे बढ़ें और देखें कि वो कौन शख्स थे और उन्होंने क्यों मेरे ऊपर कातलाना हमला किया था। अब राना साहब को तो आपने भेज दिया मैसेज, बट वापस आ जाते हैं कि PTI के जो मामला हैं, 9 मई के बाद एक तब्दील PTI है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग दूसरी तरफ हैं, बहुत से लोग इस वक्त डोरमेंट हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। आपके ख्याल से हो भी तो सकता है कि इनमें से लोग इन्वॉल्व हो, बहुत से लोग हो जिन्होंने कोई प्लान बनाया हो। सो ये वाकया तो हुआ है और PTI के लोग उसमें, अब चाहे वो आपकी बकौल फंसाए गए या अपनी मर्जी से गए, ये आप कहते हैं कि एक डिबेटेबल इशू है, बट वाकया तो हुआ है, एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। सो एक इंटायरिटी में अगर उस पर अफसोस का इजहार करें, उस पर माफ़ी मांगे, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट?
तो उसमें अफसोस का इजहार तो हो चुका हुआ है। ये माफ़ी का लफ्ज़ आप क्यों कर रही हैं? जब तक आप एक जुडिशल इंक्वायरी नहीं करते हैं, आप पता नहीं चलता कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन रिस्पॉन्सिबल थे। उस वक्त तक कैसे माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगे ये बताएं ना। खान साहब ने तो ऑर्डर नहीं दिया ना, खान साहब किस चीज़ की माफ़ी मांगे? राइट आपको तो क्या लग रहा है? आप क्यों जुडिशल इंक्वायरी ना करवाने में क्या चीज़ माने हैं? ठीक, आप बताएं ना, मेरा सवाल है आपसे, क्या चीज माने? मैंने तो नहीं करवानी, बट द क्वेश्चन इज कि जुडिशियल इंक्वायरी को भी आप मान लेंगे इस वक्त जो जुडिशरी आफ्टर 26 अमेंडमेंट है, विल यू बी ओके विद दैट इंक्वायरी? हम जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम एक इम्पार्शियल नॉन पार्टिजन जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं। उसके रिजल्ट्स जो हैं वो जब आने दें, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। एंड एनी जज कैन बी पार्ट ऑफ दैट। हमने कहा था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं अदालत के, उनकी सुपरविजन में ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इस वक्त हालात बदल चुके हैं, लेकिन पहले वो प्रिंसिपली एग्री तो करें ना, उसके बाद ये बात भी डिबेट हो जाएगी, डिस्कस हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी। राइट आप फोर्सी करें कि खान साहब आ सकते हैं जेल से बाहर इस साल? खान साहब को जेल में रखने का कोई वजह ही नहीं है अभी भी। वो तो एक अलग बात है। माय क्वेश्चन इज कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिस भी वजह से है, इसी सिनेरियो में डू यू थिंक कि इट विल बी पॉसिबल, कंसिडरिंग क्या आप तो कहते थे बातचीत हो रही है, लेकिन रऊफ साहब सबने ही कहा कि बातचीत नहीं हो रही। चलिए आप अपनी कंटेंशन पे कायम रहिए, मैं अपनी कंटेंशन पे कायम रहता हूँ। दूसरी बात है कि जी इस वक्त जो इशू है वो रियासत है, रियासत का आगे चलना है, रियासत का आगे बढ़ना है। खान साहब को कैद करने से रियासत आगे नहीं बढ़ रही है। खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है कायद आजम की जात के बाद जो मुल्क में हुए हैं। तो उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये मुल्क जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता। टोटल इकोनॉमिक फ्रीज है इस वक्त। बाकी सिचुएशन देखिए आप यहाँ उस खान साहब की पार्टिसिपेशन उसमें और खान साहब की गाइडेंस और खान साहब की लीडरशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप ये कह रहे हैं खान साहब को कैद रखना, ये फैसला करें। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं? हमारी केपी में हुकूमत है जी, डेली बेसिस वो तो ऑफिशियल तो हैं, बैकडोर की बात करें। और क्या राब्ते होते हैं? बैकडोर जो हुए, खत्म हुए, फिर हुए, वो अभी हैं? वो हैं, जारी हैं जी, बिल्कुल हैं। आपको पता है पीटीआई, मैं हमेशा कहता हूं पीटीआई की और एस्टैब्लिशमेंट की सीरियस बातचीत जो है वो नागुज़ीर है, मुल्क के लिए होनी चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। इसी पे क्वेश्चन किया गया ऑपोजिशन अलायंस जो आप बना रहे हैं उसकी तरफ से एक जमात की, आपको पता है वो कौन सी जमात है? उन्होंने कहा कि रऊफ हसन साहब प्रोग्राम्स में बैठ के कहते हैं कि हमारे राब्ते हैं, तो जरा हमें भी बताइए कौन से राब्ते हैं। यू नो दैट वो उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच चुकी होगी, पहुंच जाएगी, उसकी फिक्र न करें। मुझे टेलीविजन के ऊपर ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। गाजा पर इजराइल के वहशियाना बमबारी अभी भी जारी है। खान यूनिस के जो हॉस्पिटल हैं उस पर फ़िज़ाई हमले में हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इस्माइल समेत तकरीबन 5 अफराद शहीद हो गए हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स हम आपको बताते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल के हमलों में अब तक 400 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। जो मुआहिदा था वो अमली तौर पर अब हम कह सकते हैं कि नल एंड वॉइड है। क्या बातचीत हुई थी, अब तक क्या क्या हो चुका है, इस हवाले से लेट्स हैव अ लुक। 19 जनवरी को तय पाने वाला जंग बंदी माहिदा कई माह तक अमेरिका, कतर और मिस्र की साजिशी के बाद मुमकिन हुआ। अमन माहिदे के तहत 3 मराहिल में इस माहिदे को आगे बढ़ना था। पहले मरहले में हमास ने 33 इजरायली अगमालियों को 1900 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में रहा किया। इजराइल ने इमदादी सामान गाजा की पट्टी में ले जाने की इजाज़त दी। गाजा से बेघर होने वाले फ़लस्तीनी लौटना शुरू हुए तो हमास और इजराइल को दूसरे मरहले के आगाज़ पर मुज़ाकरात करना थे। तय हुआ था कि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में तमाम ये गमालियों की रिहाई और गाजा की पट्टी से इजरायली फ़ौज का मुकम्मल इनखला शामिल होगा और जंग ख़त्म हो जाएगी। पहला मरहला 1 मार्च को ख़त्म हुआ, लेकिन दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी। इजराइल ने गाजा में इमदादी सामान ले जाने पर पाबंदी लगा दी और कहा कि वो अमेरिका के नए मुजवज़ा मुआहदे की हिमायत करता है। दूसरे मरहले पर के लिए इजराइल और हमास के वफूद कतर गए। अमेरिका ने नया मुसव्वदा पेश किया जिसके तहत पहले मरहले के वक्त को बढ़ाया जाना था।
हमास ने मज़ीद यकमालियों की रिहाई को इजरायली फ़ौज के इनखला से मशरूत किया। इजरायली फ़ौज ने एक नक्शा जारी किया और फ़लस्तीनियों को गाज़ा के साथ एक बड़ा इलाका खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद खान मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, हम इस पर बड़े अरसे से इसको कवर भी कर रहे हैं, यू हैव बीन विद अस। अब जो सूरत हाल है, हम ये कहें कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन अब? जी हाँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है और बेसिकली इसमें अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन की एक कंसर्न भी शामिल है। और देखें कि एक सर्वाइवल की जंग नेतन्याहू लड़ रहा है और जिस तरीके से विद इन इसराइल के अंदर हमने अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं, उन्होंने शिन बैत के जो चीफ थे उनको रिमूव किया फॉर फेलिंग टू डिटेक्ट 7 अक्टूबर के जो अटैक्स थे। उस पर मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आपने ऐसे क्यों किया है। सेकंड ये भी हो रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो हमारे होस्टेजेस हैं उनको वापस लेके आए, सो वो भी फैक्टर है। थर्ड पॉलिटिकल प्रेशर भी है क्योंकि द मोमेंट ही स्टेप्स डाउन कि ये पकड़ा जाएगा, ये जेल में जाएगा, करप्शन के चार्जेस हैं, ऑलरेडी जुडिशल रिफॉर्म से लेके आ रहे थे। और अब इनको एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो फार राइट पार्टी थी बिन गवीर की, वो उन्होंने कोalition पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और उनका भी यही मिशन है या उनके ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि एनेक्स गजा स्ट्रिप को एनेक्स करने के लिए, और यही तो चाह रहे हैं नेतन्याहू भी। और देखें फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का आइडिया भी था, जो रिविरिया का जो कंसेप्ट था, तो वो वाला भी है। और मेन टाइम में सुना यही है रिपोर्टेडली कि मैसेजेस दिए गए इजिप्ट को कि आप कोई 7 लाख आप ले लें, थोड़ा कुछ वो जॉर्डन वाले लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल में जो और डेवलपमेंट्स हो रही है रिसेंटली, जो सऊदी लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, वो अभी कायरो पहुंची हुई है, यूएई के प्रेसिडेंट वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो उस तरह के काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रही है और लोगों को इसलिए पे डाउट्स हो रहे हैं अबाउट द इंटेंशन ऑफ इजराइल। लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी है, स्टीव विटकॉफ की एंगेजमेंट्स हो रही है हमास के साथ। स्टीव विटकॉफ ने एक प्रपोजल पेश किया है, सिमिलरली हमास ने भी एक प्रपोजल दिया है। और स्टीव विटकॉफ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आजकल बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने यही कहा है कि हमास वाले इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं जितना वो समझे दे आर बीइंग पोर्ट्रेट। तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव उस तरह इंडिकेशन भी है। और सिमिलरली आप देखें रेड सी में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, यमन पे स्ट्राइक्स हो रही है, यमन स्ट्राइक्स इसराइल पे कल भी उन्होंने की हैं और इस तरीके से वहाँ पे यूएस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे मूव करवाया है। ईरान को भी थ्रेट्स है। सो कशीदा है हालात जो हैं मिडिल ईस्ट में, हम कह सकते हैं कि किसी तरफ भी कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कब क्या होगा। राइट। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम इंटरेस्टिंग है कि इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद से तुर्की में मुसलसल कई रोज से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इन एहतजाजी मुजाहरों को एक दहाई से ज़्यादा अरसे में तुर्की के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरों में शुमार किया जा रहा है। ये मुजाहरे इस्तांबुल के मेयर और सदर रजब एर्दोगान के मुखालिफ अकराम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल से शुरू हुए। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और 300 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। अब जो डेवलपमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वहाँ के लोग एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं ज़रा ये भी देखिएगा। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सूरत हाल है। वक्त की बात है, यही इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं एर्दोगान साहब भी, और यहाँ पे भी मुजाहरे हुए थे उनकी सपोर्ट में। अब ये बिल्कुल उलट सूरत हाल है। ये क्या हम कह सकते हैं कि तैयब एर्दोगान की जो ग्रिप है वो अब उस तरीके से नहीं है? इतने साल हो गए हैं, मे बी अब लोग उनके साथ नहीं हैं। देखें, इस्तांबुल का ये सेकंड टेन्योर है इनका, इकराम का जैसे मेयर है, तो और फिर ऊपर से ये है कि स्ट्रांग एरिया है, बहुत बड़ा शहर है। तो उससे ये है कि इनका इकराम का ये है कि ही इज बेसिकली पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो 2028 के इलेक्शंस होने हैं। ही इज द वन, इसके नॉमिनेशन होने नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। लेकिन उस दरमियान में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो इनकी डिग्री भी उन्होंने कहा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको रिवोक कर दिए यूनिवर्सिटी ने, और इन पे ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस हैं। फिर ऑल्सो एडिंग विद आउटलेट पार्टीज जिसमें PKK के साथ इनके ताल्लुकात पे भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो प्रेसिडेंट उर्दवान के लिए एक थ्रेट के तौर पे ये देखा जा रहे थे कि फ्यूचर में कोई कैंडिडेट होंगे। लेकिन ये है कि उससे ये है कि आउट ऑफ 81 जो इनके प्रोविंसेस है टर्की में, 55 में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि 2013 के बाद फर्स्ट टाइम इतने बड़ी तादाद में लोग इस्तांबुल में बाहर निकले हैं। लेकिन इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक तो चले तुर्किया के अंदर के हालात है,
लेकिन रीजन पे भी इसके असरात होंगे, क्योंकि तुर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पर। जब हम सीरिया की बात कर रहे हैं आजकल, जिस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इसराइल को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए तुर्की की वहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, तुर्किया का एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी PKK के साथ, एक ट्रूस एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो वो हो सकता है अगर ये हालात ख़राब होते हैं तो वो भी बिगड़ सकता है। और तो वो वन फैक्टर है। लेकिन इंटरनेशनली हम देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट ने कमेंट नहीं किया इस पे। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई है प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ, तो उस हिसाब से इंटरनेशनली कोई इनको कंडेम भी नहीं कर रहा है, कोई सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा है। लेकिन रीजन में तुर्किया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट में, और ख़ास तौर पे सीरिया के तनाजुर में, इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तुर्की का जो फ्यूचर है, जो पीस डील होने जा रही है PKK के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है, कोई मसला होता है, तो मेरे ख्याल में रीजन में और मजीद मसाइल इसमें क्रिएट हो सकते हैं। राइट। दूसरी जानिब अमेरिका ने 5 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दिया है। अमेरिकी जो सदर हैं उनके हुक्म से ये जो मामला है, हम जो कंट्रीज इफ़ेक्ट हो रही हैं उसमें क्यूबा, हेटी, उसके अलावा वेनेजुएला और कई मुख्तलिफ ममालिक से जो आए हुए हैं लोग, वो मुतासर होंगे। ये अफराद साबिक सदर जो बाइडन की जानिब से शुरू की जाने वाली एक स्कीम के तहत अमेरिका आए थे। पहले कहा जा रहा था कि सख्त शायद एक्शन पाकिस्तान के वीज़ा के हवाले से होगा। ऑफिशियली अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ज़रूर आई। सो ब्रिगेडियर साहब, क्या लग रहा है आपको आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका में क्या हो रहा है? देखिए कि अमेरिका में जिस तरह उन्होंने इलेक्शन से पहले बात की थी, इलेक्शंस के बाद ओथ लेने की बात की है, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, तो जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने फारिग कर दिया है, और दूसरा वो जॉन एफ केनेडी की जो मिस्ट्री है वो अभी रिवील करने लगे हैं। सो बहुत सारे ऐसे हैं, कनाडा के साथ ताल्लुकात हैं, मेक्सिको के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन ही इज एडमेंट कीजिए जो इलीगल जो लोग इमिग्रेंट्स उधर है वहाँ पे, वो एट ऑल कास्ट दे विल मूव। तो मेजॉरिटी जो है तो मेक्सिको से या साउथ अमेरिकन जो लोग हैं वहाँ पे गए हुए हैं, उनके लिए है। तो मेरा ख्याल में इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सिमिलरली हमारे केस में भी यही है कि जब हमने भी एक स्टेप उठाया हुआ, एक डिसीजन लिया हुआ है कि इलीगल जो अफगान नेशनल्स हैं या कोई और नेशनल हैं कि जिसको हम भी यहाँ से भेजना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भी अकॉर्डिंगली हमें भी इन पॉलिसीज को बेस्ड ऑन दोज पॉलिसीज हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस अब कई इतराफ से हमें नजर आ रहा है कि वो एक्सपैंड हो रहा है। इस केस में अरमगान, शिराज, साहिर हसन तो गिरफ्तार हैं ही, लेकिन अब अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कामरान कुरैशी को मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी एक अहम शक्ल इख्तियार कर रहा है। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। FIA की तहकीकात के मुताबिक अरमगान जो हैं वो 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर से चला रहा था। कॉल सेंटर से माहाना 3 से 5 लाख डॉलर्स की गैर कानूनी आमदनी क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल की जाती थी। मुल्ज़िम क्रिप्टो करेंसी को मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए फ़रोख्त करने में भी मुलविस पाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद पेशरफ्त के तहत क्रिप्टो करेंसी के फ़रोख्त से हासिल की गई रकम से जो खरीदी गई थी वो 8 पेश कीमत गाड़ियाँ हैं, जो कि अब उनको भी मुजम्मद कर दिया गया है। इस केस के हवाले से अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का तहलका खैज इंटरव्यू हमारे सीनियर रिपोर्टर बाबर सलीम ने हासिल किया है। इस इंटरव्यू में बड़ी बातें हुई हैं, लेट्स वॉच दैट। बाबर सलीम हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर सलीम साहब, सबसे पहले तो आपका अपना ओपिनियन अब क्या है साहिर के हवाले से? ख़ास तौर पे आपने इंटरव्यू भी किया, टाइम भी गुजारा उसके साथ, किस हद तक उसकी इन्वॉल्वमेंट है? एक तो सारे ड्रग कार्टेल है, दूसरा एक मर्डर है, कितना इन्वॉल्व लगा आपको वो? देखिए, साहिर का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, ना वो इस पूरे मामले में कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन कराची में लोगों को इम्पोर्टेड वीड बेचने वाले मुल्ज़िमों में इसका बड़ा नाम है। बेसिकली 3 बड़े नाम थे कराची में जो कि वीड के बड़े डीलर्स थे।
उनमें से एक मारा जा चुका कार एक्सीडेंट में, एक कुछ अरसे पहले गिरफ़्तार हुआ, और अब ये साहिर थे जो बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे थे। और ये बेसिकली वीट को आम करने वाला आदमी है जो शहर में नौजवानों की रगों में जहर घोलता है, और इसने घर में भी उगाने की कोशिश की। अब तो पुलिस ने भी इसको कबूल कर लिया, अदालत में लिख के दे दिया है। हमें पहले से पता था। इससे जब मैंने इंटरव्यू किया, इससे मैंने कुछ सवालात किए, तो इसने मुझे बड़ा क्लियर ये बताया था कि ये जो वीड है ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये राब्ते में है और वहाँ तक भी पहुँचाई जा रही होती है। साजिद हसन साहब, क्योंकि जो मेन इंटरेस्ट में है लोगों का, क्योंकि वो एक बड़े एक्टर हैं, लोग उनसे एसोसिएट करते हैं, लोग कह रहे हैं उनको एज अ वालिद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, अगरचे अब एडल्ट है उनका बेटा। और साजिद हसन साहब मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर ये कह भी रहे हैं कि मेरे साथ पुलिस बहुत बुरा करी है, मैं एक गरीब एक्टर हूँ। क्या इस किस्म का सलूक करी है पुलिस, या आपके ख्याल से कि गलत पेरेंटिंग उनसे हो गई है? पेरेंटिंग तो हो ही नहीं है, गलत और सही तो बात की बात है। मैं इस बच्चे से मिला हूँ, मैंने इसके साथ काफ़ी गुफ्तगू की है और मैं इससे इसके वालिद साहब के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पूछा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मशरक़ और मगरिब की तहज़ीब का फ़र्क है वो इनके घर में गालबन मौजूद है। ये बड़ा क्लियर है ये लड़का। इससे मैंने पूछा तुम्हारी बीवी को पता है तुम ड्रग बेचते हो? ये कहता है मेरी बीवी को पता है, वो हैदराबाद की रहने वाली हैं गालबन, और ये भी इसी ने बताया मुझे। और फिर मैंने इससे पूछा तुम्हारी फैमिली तुमको रोकती नहीं है? वो कहता है कोई मुझे मना नहीं करता है। घर में अगर वीट की प्लांटेशन करने जा रहा है कोई लड़का, घर में नज़र तो आ रहा है ना। साजिद साहब यकीनन उसी घर में रहते हैं जिसमें ये इनका बेटा साहिबजादे इनके रहते हैं, और उसके बावजूद घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और देखें वीट का नशा करने वाला जो है ना वो उसके बगैर रह नहीं पाता। ये धुआं जो है बड़ा गंदी स्मेल होती है, इसकी स्मेल जब ये लोग पी रहे होते हैं घर में, छत पे, टेरिस में, कहीं तो पीता होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। घर में पौधे लगा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपके मैनेजर के अकाउंट में पैसे मंगवा रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो फिर आप पेरेंटिंग आपने की क्या है? तो साजिद साहब से पेरेंटिंग तो हो नहीं सकी मेरे ख्याल से। बट डू यू थिंक ही इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड? एक बात है कि आप आंखें बंद कर लें, एक बात है कि आप इन्वॉल्व भी हों उसमें। नहीं साजिद साहब मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने बहुत तफसीली इससे गुफ्तगू की थी। तो साजिद साहब बहरहाल इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन उनको इल्म ज़रूर था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ किसी भी सूरत कि साजिद साहब के इल्म में नहीं था कि उनके साहबजादे क्या गुल खिला रहे हैं। गुल तो नहीं खिला रहे थे, वो मेरे ख्याल से पॉपी सीड्स खिला रहे थे, जो ड्रग के फूल होते हैं वो खिला रहे थे। वो उनके इल्म में था, उन्हें रोकना चाहिए था, उन्होंने रोका नहीं। उसके जो इनका साजिद साहब का मैनेजर है, उसने आके पुलिस को जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया था उसमें उसने कहा था कि मैंने शिकायत की है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये साहिर मेरे अकाउंट में पैसे क्यों मंगा रहा है। अच्छा, वो जो जिस अकाउंट से उसने पैसे मंगाए उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। तो वो अगर साजिद साहब उस वक्त भी नहीं रोक सके तो फिर तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि आप चाहते नहीं थे कि आपका बच्चा इस तरह पैसे कमाने से रुके, क्योंकि पैसा बहुत कमा रहा था, वो ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, डबल कर रहा था अपने पैसे को वो। और उसने इंटरव्यू में बोला भी है मैं छोटा अमाउंट लगा के बड़ा अमाउंट निकाल लेता था। तो ये तो अंधा पैसा आ रहा होगा, वो उन्हें बुरा नहीं लग रहा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मकाना शराज के मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान से कराची वापस आने की फुटेज भी मिल गई है, कितनी अहम है ये फुटेज? देखिए इस फुटेज में चेहरे तो नज़र आ नहीं रहे, और फरिया साहिबा इस फुटेज को दिखाया गया अरमगान को और जो इसके साथ मुल्ज़िम है शिराज उसको, और दोनों ने इसको इंडोर्स किया हाँ जी ये वही सुजुकी है जिसमें बैठ के हम वापस आए हैं। ना इनको उस सुजुकी का नंबर पता है, ना उस ड्राइवर का नाम पता है। तो सिर्फ इनके बयान की तस्दीक के लिए इनिशियली जो शिराज ने स्टेटमेंट दिया था कि जी हम एक सुजुकी के ज़रिए कराची में, नॉर्थ कराची में 4 के चौरंगी तक पहुँचे थे 3000 रुपये दे के उस सुजुकी वाले को, उस बयान की तस्दीक की हद तक ये CCTV बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूँकि उसमें चेहरे नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको अदालत में बाकायदा कोई सबूत बना के ये पेश करेंगे। अलबत्ता इसको पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लिया गया है और इस वक्त भी ये एविडेंसेस के साथ पैरेलल रखी हुई है पुलिस ने अपने पास। साहिर के हवाले से मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था, आपने कहा था वो जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तो हम इतना तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि दे आर बिग नेम्स जिनको ये ड्रग प्रोवाइड कर रहे थे। वेरी वेरी बिग नेम्स। मेरे सामने उसने बाज नाम लिए। मेरे पास मैं कह सकता हूँ चलें कि मेरे पास कुछ सबूत भी हैं। इसने जिन बड़े लोगों के नाम लिए वो करोड़पति नहीं अरबपति बिजनेसमैन हैं, उसमें पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं,
और आप और मैं चूँकि साहिर शायद साजिद हसन साहब की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट है तो बात करें। इसके साथ एक गिरफ्तारी और की है CIA पुलिस ने कराची में। फैज़ी नाम का मुलज़िम है, हम इस पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये फैज़ी नाम का मुलज़िम बेसिकली कोकेन बेचने वाला मुलज़िम है, कराची के बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। और इसने जो नाम लिए हैं उस पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने इसका रिमांड नहीं लिया, रात को कोई 3 साढ़े 3 बजे इसको गिरफ्तार किया है, सुबह 12 बजे से जेल भेज दिया है। इसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट पुलिस नहीं बना सकी सिर्फ इसलिए कि जिस किस्म के नाम ये कोकेन का ड्रग डीलर फैज़ी ले रहा था, पुलिस जो नीचे के एहलकार हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, जो निचले दर्जे के अफसर हैं, उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो नोट डाउन कर सकें वो नाम, तो उसको उन्होंने भेज दिया जेल। और जहाँ तक साहिर है, उसने जो नाम लिए उनको कर दिया हज़फ इंटरोगेशन से और अपनी इन्वेस्टिगेशन से। और साहिर साहब चूँकि सबूतों के साथ पकड़े गए थे, इस वजह से वो अब कानून के सारे मामलात को उनको फेस करना पड़ रहा है जेल में अब वो। राइट, सो इसमें आपने कहा कि पॉलिटिशियंस के भी कुछ लोग हैं, पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व या उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, बिजनेसमैन हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से भी लोग हैं। यस, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक खातून एक्ट्रेस हैं जिनका फैज़ी नाम लेता रहा है। इब्तदाई तौर पे गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद उससे पूछा गया था किस किस को फ़राहम करते हो, कौन कौन लोग हैं, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वो मतलब इतनी मशहूर एक्ट्रेस है, वो इंडिया से भी काम करके पाकिस्तान आई हुई हैं और वो अकेली नहीं है। इसके साथ इसने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो सुन के मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है वो पुलिस अफसर कांप गया था। उसने बोला यार ये इतने बड़े लोग हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, अगर मैं वाक़तन ये इनके पीछे इनकी गिरफ्तारियों के लिए या इनसे सवाल जवाब करने के लिए बुला लूँ या फैज़ी के ख़िलाफ़ इनको गवाह बनाने की कोशिश करूँ तो शायद मेरी नौकरी नहीं बचेगी। ये उन लोगों के अल्फाज हैं जो इनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे। तो पुलिस अफसर चाह रहे थे कि हम काम करें, हम आगे बढ़ें इस केस में, उन लोगों से भी सवाल जवाब करें, लेकिन आप जानती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर किस किस्म का होता है। उमूमी तौर पे इदारों पे पुलिस अफसर घबरा जाते हैं, नहीं कर पाए वो अपना काम पूरा, जेल भेज दिया इसको फैज़ी को। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस किस्म की सूरत हाल है और जो कुछ इन लोगों ने हमें बताया है, जो कुछ पुलिस को मालूम चला है इस दफ़ा ड्रग कार्टेल्स की इन्वेस्टिगेशन में, वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हम टीवी पे हीरो हीरोइन समझते हैं, उनकी खूबसूरती के चर्चे हैं, हम शायद उनके मैं नहीं कह सकता कि उनका किरदार वैसे कैसा होगा, लेकिन जो मुल्ज़िमों ने उनके नाम लेके बताया तो उसके बाद मेरा तो दिल बड़ा दुख गया कि यार पाकिस्तान की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ख़ास तौर पे तबाही के दहाने पे नहीं खड़ी फरिया, ये तबाह हो चुकी है ऑलमोस्ट। चंद लोग ही बचे होंगे शायद जो अब इन इस किस्म की पार्टीज़ का हिस्सा नहीं है, इन लोगों के साथ इनके रवाबित नहीं है, शायद थोड़े लोग हैं। सो आपने चंद घंटे पहले ये खबर ब्रेक की है कि FIA ने मुल्ज़िम अहमद खान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और ये कितने मुश्किल में है इस वक्त अहमद खान? देखिए यार, 9 मुकदमात की को साइट किया है FIA ने अपनी FIR में। ये 6/2025 FIR है और FIA का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल है उसमें ये FIR की गई है। उन्होंने एक रेड किया था और वहाँ से अरमुगान के घर से कुछ लैपटॉप्स लिए थे, उनको कुछ स्क्रिप्ट्स मिले। उन स्क्रिप्ट्स में बाकायदा कॉल सेंटर एजेंट्स को बताया गया था कि आपने पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में जब लोगों से बात करनी है तो उनसे बात किस तरीके से करनी है, पूरी स्क्रिप्टिंग करके उनको तैयार किया जाता था एजेंट्स को। इस FIR में इन्होंने बताया कि 25 कम से कम एक शिफ्ट में एजेंट्स होते थे जो काम करते थे। 3 से 4 लाख डॉलर माहाना ये कमा रहा था। अमेरिका की 2 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के नाम्स को इस्तेमाल कर रहे थे इसके एजेंट्स और उनका नुमाइंदा बन के कॉल करते थे और उनसे इनिशियली $400 से $999 तक की एक ट्रांजैक्शन कराते थे। अमेरिकन नेशनल्स के जो हसास मालूमात हैं, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक इन्फॉर्मेशन है, वो उनसे हासिल की जाती थी। उनके बैंक अकाउंट्स को खाली किया जाता था और उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो जाता था। इसमें लड़के भी शामिल हैं, इसमें लड़कियाँ भी शामिल थीं। कॉल सेंटर एजेंट्स, उनके भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो FIA कर चुकी है। इस FIA की इस FIR
में जो अरमुगान के ख़िलाफ़ है, ये ग़ालिबन 10वीं FIR है और इस FIR में इसकी लग्जरी गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात हैं। ये पहले अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट इसके पास अमेरिका में मौजूद थे। इसकी अपनी कंपनी है AIDA, आइडा के नाम से। वो इसने मैरीलैंड में USA में रजिस्टर करा रखी है। पैसा उस अकाउंट में गिरता था, वहाँ से फिर 2 मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल करेंसी के, उसमें वो पैसा जाता था। ये डिजिटल करेंसी में ये काला धन जो है वो कन्वर्ट होता था, उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो पूरा के पूरे मामलात है, इसमें ये नज़र आ रहा है कि नई नस्ल आपकी इंटेलिजेंट तो है, मगर किधर उन्होंने अपने दिमाग को लगाया हुआ है, ड्रग्स के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशन सेंटर्स में भी ये प्रोवाइड करते होंगे। तो इस वक्त एग्जैक्टली क्या नज़र आ रहा है आपको कि क्या सूरत हाल है, कितने लोग जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं इस वक्त? आपने कहा मीडिया इंडस्ट्री में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, दीगर जगहों पे भी हैं, ऑब्वियसली स्कूल्स कॉलेजेस में होंगी, तो परसेंटेज में कितने लोग आपको लग रहा है कि हैं? मैं असल में कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना इसकी, हम उसको टैली कर पाएँ किसी तरीके से, उसमें से चीज़ें निकलेंगी। एक और क्वेश्चन भी है कि इन ड्रग्स के इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हेल्थ ख़राब होती है, आपकी बीमारियाँ होती हैं, आप मर सकते हैं। सो ये किस तरीके से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं इतने ड्रग यूज़ के बावजूद? फरिया साहिबा, अमीर का बच्चा जो है वो तो खा पी के ताकत बहाल कर लेता है जिस्म की। इस ड्रग के नशे, इन नशों के बाद उमूमी तौर पे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो उनके पास तो पैसा है, वो खा पी के शायद एनर्जी बराबर कर लेते हैं। जो गरीब का बच्चा है वो सड़कों पे कराची की रुल रहा है, आपको नज़र आ रहे होते हैं नशे सड़क पे जगह जगह घूमते हुए सिग्नल्स पे। ये गरीब के बच्चों का हाल है। अमीर के बच्चे भी, अब मुझे किसी ने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज दें, इस मुल्क में वो बिगड़ रहे हैं। जबकि मेरा ख्याल है उनकी पेरेंटिंग का इशू है, वो अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाए, वरना दुनिया के किसी भी हिस्से में रखें, बच्चे ने अगर बिगड़ना है तो फिर वो बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि माँ बाप जो है उनकी नज़र उनके ऊपर है नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, कराची के जो पॉश एरियाज़ हैं। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको, मैं अगर आप जी, वी हैव 1 मिनट, सॉरी, आप ये देखिए कि साहिर ने बताया कि जो ड्रग, साहिर ने कहा कि ड्रग जो है वो तकसीम होती है, वो पहुंचती है कोरियर कंपनीज़ के ज़रिए। जो फैज़ी कोकेन डीलर है उसने भी यही बताया, लेकिन किसी कोरियर कंपनी के ख़िलाफ़ अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो आप सोच लें किस किस्म की संजीदगी। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कोरियर कंपनी पे मैं गई थी और मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, एंड दे वर सेइंग कि इम्पॉसिबल है कि हमारे सिस्टम से ये हो सके। सो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हुआ है। थैंक यू सो मच, आपकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। अगले 3 दिन में, जी 3 दिन में क्या होगा? अगले 3 दिन में इंशाल्लाह हम कोरियर कंपनीज के सबूत सामने रख देंगे। इंशाल्लाह हम पहुंच गए। वेरी इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।